अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़रका महल का पार्ट 5 जो कि इसका आखिरी पार्ट होने वाला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर से बताते हुए अब इसके सामने खड़ा था। इसके लब व लहजे में कहीं हल्का सा भी खौफ या पछतावा नहीं था अपने अमल को लेकर, जबकि ये सब सुनने के बाद जवाद किस तरह अब तक अपने पैरों पर खड़ा था ये बस वही जानता था। आज तुम्हारे दिल काने के बाद ज़रका की इस माह की खुराक पूरी हो जाएगी, फिर ये पूरा महीना हम आराम से एक साथ गुजारेंगे और अगले माह मैं इसी तरह 4 मजीद लोगों को यहाँ लाऊंगा। इसने इसी इत्मीनान से अपना आगे का प्लान बताया, जिसे सुनकर जवाद के अंदर अब हैरानगी के साथ साथ गुस्से के जज्बात भी बेदार हो गए थे। तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी अक्ल और इंसानियत है या नहीं? 3 सालों में इतने लोगों की इस कदर बेरहमी से जान लेते हो, एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? एक बार भी तुम्हें रहम नहीं आया? वो खामोशी से बोला, नहीं। इसकी जानिब से टका सा जवाब मिला, तुम इश्क में इतने अंधे हो गए हो कि अपनी दीन तक भूल गए हो जो इंसानियत का दर्स देता है। और साफ साफ बता चुका हूँ कि एक बार दुनिया से चला गया वो कभी वापस नहीं आता। वो इसे ध्यान दिलाने लगा। इसी ढोंगी शैतान के पुजारी ने गलत फ़ायदा उठाया है तुम्हारी दीवानगी का, और ज़रका के नाम पर तुम्हें ये डायन पकड़ा दी है, जिसकी खुराक का इंतज़ाम करते हुए तुम खुद भी खूनी दरिंदे बन गए हो। होश में आओ यार, ये तुम्हारी ज़रका नहीं है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी, वो मर चुकी है। जवाद ने इसे होश में लाना चाहा। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मेरे ज़रका को, वो यही है मेरे पास और हमेशा रहेगी। आई समझ यारिब ने एकदम गुस्से में इसका जबड़ा दबोच लिया, जिससे इसे शदीद तकलीफ होने लगी। वक्त हो गया है यारिब। तभी वहाँ ज़रका की सर्द आवाज़ उभरी जो अब तक खामोश खड़ी थी। इसके कहने पर हारिब जवाद को छोड़ते हुए पीछे हुआ। हाँ, वक्त हो गया है, हारिब ने इसकी ताकीद की। फिर ज़रका ने आगे बढ़कर जवाद पर कुछ फूंका, जिससे इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया और वो अगले ही पल ज़मीन बोझ हो गया। जवाद ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो खुद को इस कमरे के फर्श पर चट लेटा हुआ पाया। इनके दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके और नीचे से दोनों पैर बांधे हुए थे, मगर किसी रस्सी या जंजीर से नहीं, बल्कि किसी नादीदी शे से कि वो चाह कर भी अपने हाथ पांव चढ़ा नहीं पा रहा था। शायद ये ज़रका किसी जादू मंत्र का नतीजा था। तभी गर्दन मोड़कर बाएं जानिब देखा, पर पता चला कि वो भी वहीं इसके पास फर्श पर बैठी थी, जबकि हारिब कमरे में नहीं था। बस थोड़ी देर और फिर तुम भी वहीं चले जाओगे जहां वो कहते हुए रुकी, और फिर झुककर इसके कान के करीब आई। जहां हारिब की ज़रका जा चुकी है। तुमने ठीक कहा, मैं ज़रका नहीं बल्कि डायन हूँ। इसने पुरस्कार अंदाज में सरगोशी की तो इसका रुआ रुआ कांप गया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हारिब अंदर आया, जिसके हाथ में एक बड़ा तेज़दार चाकू था, जिसका मतलब सांप था। इसने जवाद के करीब पंजों के बल बैठते हुए पहले मसनूई तरस से जवाद को देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद चाकू इसके ऊपर से दूसरी जानिब बैठी ज़रका को दे दिया। ज़रका ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ चाकू के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत की। वार करने के लिए हाथ हवा में बुलंद किया। वो ज़ेर लब कुछ पढ़ने लगी। शायद इस अमल के दौरान ख़ास मंत्र पढ़ा जाता है। जवाद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और जहन में अपने प्यारों की आवाज़ गूंजने लगी। अम्मी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहते हैं? जवाद को अपना बचपन में पूछा गया सवाल याद आया। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इंसान के सिवा किसी और मखलूक को अल्लाह ने इल्म और अक्ल नहीं दिया। इंसान अपनी अक्ल लगाकर हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। ऐसे अपनी माँ की बात याद आई। ज़रका हनूस चाकू वाला हाथ बुलंद करके आंखें बंद किए ज़ेर लब कुछ पढ़ रही थी और हारिब मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देख रहा था। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। हमने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। हमने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इन दोनों को देखते हुए इसके जहन में अपनी अम्मी और हारिब की कही गई बातों की बाज़गश्त होने लगी। तभी ज़रका ने आंखें खोलते हुए इस पर हमला करना चाहा और ऐन इसी पल जवाद के जहन में जख्मा हुआ, अगर तुम सच में हारिब की ज़रका हो तो बताओ
تم دونوں اپنے ہونے والے بچے کا نام کیا رکھنے والے تھے؟ جواد نے عقل استعمال کرتے ہوئے اچانک سوال کیا، جس پر وہ چونک کر رہ گئی، جبکہ حارب بھی پریشان ہوا۔ اگر تم حارب کی زرکا ہو تو جواب ضرور دو گی، ورنہ تم اس کی زرکا نہیں ہو۔ وہ نڈر انداز میں مزید بولتے ہوئے یکدم ہی بازی پلٹ گیا تھا۔ چند لمحے ناسمجھی سے اسے گورنے کے بعد ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے زرکا نے چاقو اس پر دوبارہ وار کرنا چاہا، مگر تب ہی حارب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر اس نے شاکی نظروں سے حارب کو دیکھا، جو سرد مہری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وقت نکل جائے گا، اس نے مزاحمت کی۔ جواب دو کہ ہم اپنے بچے کا کیا نام رکھنے والے تھے، اس نے سخت سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بجائے کوئی جواب دینے کے وہ کوپت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زرکا کی توجہ ہٹنے کے باعث جواد کے ہاتھ پاؤں سے وہ نادیدہ گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ جواب دو زرکا، اس نے پھر سختی سے پوچھا۔ نہیں ہوں میں تیری زرکا، چھوڑو مجھے، وہ یکدم طیش میں آ کر خوفناک آواز میں چلائی اور زور سے اپنا ہاتھ جھٹک کر آزاد کروایا۔ اس نے جلا کر خود ہی اپنا راز فاش کر دیا۔ یارب شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو آج اپنی زرکا نہیں لگ رہی تھی، اور یہی حقیقت تھی جو اس پر اشکار ہوتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ جواد پر حملہ کرتی، وہ پھرتی دکھاتے ہوئے کروٹ لے کر دوسری سے وہاں سے ہٹا اور چاقو اس کے سینے کے بجائے زمین پر لگا۔ اپنا وار خالی ہوتا دیکھ کر وہ سخت غصے میں آ گئی اور اٹھ کر پھر اس کی جانب لپکی، جو ابھی فرش سے اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ تبھی حارب نے بیچ میں آ کر حملہ کیا اور زرکا کو روکنا چاہا، مگر وہ غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ جواد بھاگو یہاں سے، حارب نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے جواد سے کہا، تو وہ بھی فٹافٹ موقع دیکھ کر فرار ہو گیا۔ اب وہاں حارب زرکا سے الجھا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے داڑھی۔ نہیں چھوڑوں گا، تو نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میری محبت کا فائدہ اٹھا کر دھوکہ دیا مجھے۔ وہ بھی غصے میں اسے دبوچتے ہوئے بولا۔ ایک ساتھ ایک آنسو حارب کی آنکھوں سے نکل کر گار پر پھسلا۔ ایک بار پھر اس کی محبت کھو گئی تھی۔ تب ہی زرکا نے اپنے غصے سے بری نیلی آنکھوں سے اسے گھورا، جس کے باعث وہ یکدم اچھلتے ہوئے پیچھے جا گرا، جبکہ زرکا جواد کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لپکی، مگر فرش پر گرے حارب نے اس کا پیر پکڑ لیا۔ وہ پھر تیش کے عالم میں اس کی طرف پلٹی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا، جس سے وہ بری طرح ٹپٹپا گئی، اور تب ہی آنکھوں پر کپڑا باندھنے والے جواد نے اس کے ہاتھ پر پشت پر کر کے پکڑ لیے۔ تب ہی حارب بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی ساری طاقت اس کی آنکھوں میں محسوس ہوتی ہے۔ حارب، اسی لیے ہم اس پر قابو نہیں کر پا رہے تھے، جواد نے اسے پکڑتے ہوئے ہی کہا۔ چھوڑو مجھے، وہ مزاحمت کرتے ہوئے چلائی، مگر آنکھیں بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی طاقت مان پڑ گئی تھی، اور وہ اب ایک مضبوط مرد کی گرفت میں پھنسی کمزور لڑکی کی مانند تھی۔ تبھی حارب نے زرکا کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرنے والے چاقو اٹھایا اور بنا ایک لمحہ ہی برباد کیے وہ زرکا کی سینے میں گھونپ دیا۔ پورا زرکا محل اس کی دلخراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ جواد کے چھوڑنے پر وہ کروٹ کے بل زمین پر گری، بری طرح تڑپ رہی تھی، جس کے بعد اس کی سینے سے نکلنے والے گاڑھے خون سے سفید فرش سرخ ہو گیا۔ تب ہی ایسا لگا کہ جیسے بہت شدید زلزلہ آیا ہے، جس کی وجہ سے پورا گھر ہلنے لگا اور آہستہ آہستہ چھت ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ شاید اس کے جادو کا زور ٹوٹنے کی وجہ سے یہ طلسماتی گھر بھی ختم ہو رہا ہے۔ حارب، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جلدی، جواد نے عجلت میں کہا۔ دونوں نے جیسے ہی آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھایا تو زرکا پھر سے غراتی ہوئی اس کے مقابل اکڑی ہوئی۔ اس کے سینے پر چاقو ویسی ہی پیوست تھا، مگر اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تھی، لیکن اس کی طاقت کا زور پہلے کی نسبت اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے یکدم دونوں کو دھکا دے کر پیٹھ کے بل زمین پر گرا دیا، جس سے دونوں الگ الگ سمت میں گرے، جبکہ گھر ہنوز بری طرح ہل رہا تھا اور چھت سے پتھر جڑنے لگے تھے۔ زرکا پھر سے لڑکڑاتے ہوئے جواد کی جانب بڑھی، مگر فرش پر گرے حارب نے پھر اس کا پیر پکڑ لیا
जवाद भागो यहाँ से और दोबारा वापस मत आना। हारिब ने चिल्लाकर इसे हुक्म दिया। मगर तुम? वो खड़े होते हुए बोला। मैं नहीं आ रहा, इसे मैंने बुलाया था और अब ये मेरे साथ ही ख़त्म होगी। तुम जाओ जल्दी। वो इसे झगड़े हुए बोला। तबाही मजीद बढ़ती जा रही थी और कभी भी ये पूरा घर इन पर गिर सकता था। एक बेबसी सी नज़र हारिब पर डालने के बाद वो बाहर की जानिब बढ़ गया। इसके बाहर आते ही चंद लम्हों में पूरा ज़रका महल ज़ोरदार आवाज़ करते हुए ज़मीन बोस हो गया था, जिसके बाइस आस पास काफ़ी धूल उठी। जवाद काफ़ी फासले पर खड़ा ये मस्मार होती हुई इमारत देखकर रह गया, जिसके मलबे तले इसके 3 दोस्तों की लाशें और एक जिंदा दोस्त दबकर अबदी नींद सो गया था। जाते जाते वो अपने हाथों शुरू किया खूनी खेल भी ख़त्म कर गया था। उंगलियों में दबी सिगरेट जब ख़त्म होते हुए छूटी होकर इसके हाथ पर लगी तो जलन के एहसास के बायस जवाद ने एकदम हड़बड़ाकर आंखें खोलते हुए सिगरेट हाथ से फेंकी और सीधा होकर बैठ गया। इसने सादा सा पैंट शर्ट पहना हुआ था, क्लीन शेव, चेहरे पर अब दाढ़ी आ चुकी थी और आंखों पर भी नज़र के चश्मे ने कब्जा कर लिया था। अलमुख्तसर ये कि पहले की निस्बत बहुत बदल गया था। इसी वक्त वो अपने घर के बेडरूम में मौजूद अपनी स्टडी टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठा हुआ था और सामने टेबल पर रखी खुली डायरी के सफ़ात हवा इसे खुद ब खुद तब्दील हो रहे थे। चंद लम्हे पुरसोच अंदाज में इसे देखते रहने के बाद इसने वो डायरी हाथ में उठाकर नज़रों के सामने कर ली। आज सुबह ही एक फ़ाइल तलाशते हुए इसे अपनी ये पुरानी डायरी मिली थी कबर्ड में, जिसे अब रात के वक्त मुयस्सर होने वाले फुर्सत के लम्हात में पढ़ने बैठा था और पढ़ते पढ़ते ही इसमें लिखे वाक़यात में गुम होकर सिगरेट की कश लेते हुए न जाने कब नींद की वादियों में उतर गया था। फिर किसी ख्याल के तहत इसने डायरी दोबारा टेबल पर रखी और पेन होल्डर से एक पेन उठाकर वो कुछ लिखने की नीयत से डायरी पर झुका। इस डायरी में मैंने ज़रका महल में जाने से लेकर वहाँ से वो मुश्किल जिंदा बचकर भाग निकलने तक की सारी दिलसोज दास्तान लिखी थी। वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ये वाक़या मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता था और अकेले अकेले मैं इसका बोझ उठा नहीं पा रहा था, इसलिए कागज़ पर अपने दिल का गुबार निकाल कर इसे कहीं कोने में फेंक दिया था। मगर आज 10 साल बाद जब फिर ये डायरी नज़र आई और मैंने इसे पढ़ा तो वो सारी खौफनाक यादें जहन में ऐसे ताज़ा हो गई जैसे कल की ही बात हो। हम में से किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इतने खुश अखलाक से नया नया हमारा दोस्त बनने वाला हारिब दरअसल हमारा शिकार करने की नीयत से हमारे करीब आया था। जिस तरह वो बातों में उलझा कर छोटा टांग करके ज़रका महल तक लाया था और फिर वहाँ जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मेरे 3 प्यारे दोस्त नौशाद, नौफिल और फाइज कितनी बेरहमी से वहाँ अपनी जान की बाजी हार गए और मैं कुछ ना कर सका। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे ज़रका और हारिब के लिए भी अफसोस होता है, बल्कि हर इस प्यार करने वाले जोड़े के लिए होता है जिसका एक साथी मौत की वजह से बिछड़ जाता है, जैसे हारिब की मोहब्बत बिछड़ गई थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हारिब ने जो किया वो काबिल रश्क है, फिर ख्याल आता है कि नहीं, वो इबरत का मकाम था। रश्क मुझे यूँ आता है कि इसने हर हद पार कर दी थी अपनी मोहब्बत बचाने के लिए, वरना आजकल तो लोग चंद दिन मोहब्बत निभाने के बाद ज़रा सी लग़ज़िश पर साथ छोड़ लेते हैं, मगर वो दीवाना मौत से लड़ने खड़ा हो गया था अपनी मोहब्बत के लिए और सही गलत का फ़र्क भूलकर वो सब कुछ करता गया जो कर सकता था। हारिब इतना सब कुछ इसलिए कर गुजरा क्योंकि वो इसकी कैफियत में दाखिल हो गया था जिसे इश्क की इंतहा कहते हैं। इश्क के बाद कुछ भी नहीं बचता, यानी इश्क की इंतहा कोई पैमाना नहीं, कोई नाम नहीं है, और अगर इसका कोई नाम होता तो शायद इसे ही दीवानगी कहते हैं। यानी इश्क में हद से गुजरने वाले का बस एक ही अंजाम है और वो है पागलपन। शायद तब ही कुदरत ने इंसान के अंदर बैक वक्त इतनी ख्वाहिशात रख दी है कि वो किसी एक पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि अगर एक बार इंसान पूरे फोकस के साथ कुछ हासिल करने की ठान ले तो फिर वो सही गलत की परवाह भी नहीं करता। इसके हुसूल में जिसे हारिब ने नहीं की। अगर ज़िंदगी में इतने
جب میلے ذمہ داریاں اور خواہشات نہ ہوتی تو شاید ہر کوئی عشق کا جوک لے کر اس کی انتہا پر پہنچ کر اپنی محبت کے لیے کچھ ایسا ہی کرنے لگتا جیسا حارب کرنے لگا تھا، اور یوں سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے، جس کے بعد دنیا میں شاید انسان کا نام و نشان نہیں بچتا۔ کچھ عرصے قبل اتفاق سے میرا ایک سائیکالوجی کے سیشن میں جانا ہوا تھا۔ وہاں ایک ماہر نفسیات نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا لاشعوری ہمارے شعور سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اسے صحیح غلط کی پہچان بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان کسی حادثے یا صدمے کی وجہ سے اپنے شعور پر سے قابو کھو دے تو وہ لاشعوری کی بس میں چلا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ہر ایسا کام کر سکتا ہے جس کی امید کسی نارمل انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ سن کر بے ساختہ مجھے حارب یاد آ گیا تھا۔ اسے بھی شاید اپنے بیوی کے موت کا بہت گہرا صدمہ لگ گیا تھا، اس لیے اس کی جدائی میں پاگل ہو کر وہ ہر حد پار گیا۔ اس نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر مجھے اس کی موت کا دکھ ضرور ہے۔ لیکن پھر سوچتا ہوں کہ شاید جو زندگی وہ جی رہا تھا اس سے بہتر موت ہی تھی اس کے لیے۔ زندہ رہ کر شاید وہ اذیت میں ہی رہتا۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ دوستو، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔